क्या हाल है दोस्तों। आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जितना भी इसके बारे में पॉसिबल हो सकता है सारा सीख लेने वाले हैं। और जितनी भी चीजें होंगी तुम इसको एक बैकलॉग या फिर रिवीजन सेशन मान सकते हो। अगर जल्दी जल्दी से 50-60 मिनट में या लगभग 1 घंटे में अगर कवर करना होता है पूरा चैप्टर, तो दिस सीरीज इज फॉर यू। वरना हम डिटेल में तो क्लास में करते ही हैं और बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ट्राई करेंगे सारी की सारी चीजें यहाँ कराने वाला हूँ। मेन मेन एग्जाम्पल्स जो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी सारे इसी क्लास में निपटा लेने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम यूनिट एंड मेजरमेंट में देख पा रहे हैं, वर्ड आ रहे यूनिट। यूनिट पे बढ़ने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। बस इतना ही, दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम मेजर करना चाहते हो स्पीड को, स्पीडोमीटर है हमारे पास। अगर तुम मेजर करना चाहते हो हेट को, तो हेट मेजर करने के लिए कोई चीज नहीं है हमारे पास। अगर तुम हैप्पीनेस को मेजर करना चाहते हो, नहीं मेजर कर सकते हो। किसी के मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है उसको मेजर करना चाहते हो, हमारे पास कोई नहीं है। बस गैस ही होता है ये तो करना कि भाई है या नहीं है ना। वो गैस को अगर हम साइड पे हटा दें, अगर हम फिजिक्स पे लॉजिकल बातों के बारे में बात करना चाहें, तो हमारे पास जिस लेवल पे हम अभी पढ़ रहे हैं अपनी 11th क्लास में, हम उन चीजों को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से या फिर जो मेजरेबल चीजें हो जिनको मेजर किया जा सके। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिख देता हूं, डिस्टेंस हो सकता है इसका एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल स्पीड हो सकता है, इसका एग्जांपल वेलोसिटी हो सकता है, इसका एग्जांपल फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है जो अभी 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। और ऐसे ही बहुत सारी और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं। दीज आर द क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, मेजरेबल क्वांटिटीज हैं ये। उसके बाद हमारे पास आता है कि फिजिकल क्वांटिटी तो पता लग गई, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। बट उससे पहले ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे जाने से पहले, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूं, जैसे फोर्स को एफ से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से कर देंगे और प्रेशर को पी से डिनोट कर देंगे, वैसे कोई भी रैंडम फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं क्यू से डिनोट करूं तो उसके पास दो चीजें होती हैं। एक ये जो हमारे पास है, दिस इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी हो सकती है ये फिजिकल क्वांटिटी। ये जो हमारे पास एन दिखाई दे रहा है, दिस इज नोमेरिकल वैल्यू। अगर तुम्हारे घर वाले कह देते हैं कि भाई बाजार से जाओ और 5 प्याज लेके आ जाओ या 5 टमाटर लेके आ जाओ, तो तुम ऑब्वियसली ना 1 2 3 4 5 5 टमाटर लेके आ जाओगे। वो कहना चाह रहे थे 5 किलो, तो क्या कमी थी? यूनिट की कमी थी। इसका मतलब है जितना हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू इंपॉर्टेंट है उतना यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ यूनिट से भी काम नहीं चलेगा। अगर किसी ने तुम्हें कह दिया कि किलो पटेटो ले आओ, भाई तुम 1 किलो आलू ले, मतलब तुम 1 किलो आलू ले आओगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो कहना चाह रहे थे 10 किलो पटैटो ले आओ, भाई कोई लंगर वगैरह लगाना है फॉर एग्जाम्पल। तो न्यूमेरिक वैल्यू वहां पे बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसका मतलब है जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, एक हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 न्यूटन की अगर हम बात करें, तो ये जो 50 है दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू, और जो न्यूटन एंड मैंने लिखा हुआ है दिस इज यूनिट। अगर मैं वेलोसिटी या स्पीड की बात करूं 5 मीटर पर सेकंड, तो ये 5 है न्यूमेरिक वैल्यू, और ये जो हमारे पास मीटर पर सेकंड दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे यूनिट। ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, कभी कभी हम इसे मैग्नीट्यूड भी नाम दे देंगे, ठीक है? ये भी नाम याद रख लेना, मैग्नीट्यूड। इतना सही, बस और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं हम करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी हमारे पास होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा भी एक कैटेगरी होती है, बट मेनली हम इसको ही पढ़ने वाले, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसके बारे में भी बताता हूं। बट हम पहले इन दो को निपटा लेते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो। अगर मैं तुम्हें पूछूं, चलो एक चैलेंज देता हूं, तुम्हें बताना जरा 2 किलो प्लस 2 मीटर कितना होता है?
अब तुम कहोगे ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसी तो आज तक हमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी चीज सुनी नहीं थी। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये दो जो क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं, दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो यही हम बात करने वाले हैं। और ऐसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटीज विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है मिलके बनती हैं उसे डिराइव्ड, और जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं फिजिकल क्वांटिटी, यहां उसके यूनिट, और यहां एक उसका सिंबल यूज करने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे डायमेंशन। अब ये वो वाला डायमेंशन नहीं है जो तुम सोच रहे होंगे कि इसका यूज तो अभी बताऊंगा कि डायमेंशन का क्या होने वाला है। ये वो डायमेंशन नहीं है कि एक डायमेंशन, टू डायमेंशनल और जेड एक्सिस आ गई तो थर्ड डायमेंशन, नहीं 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 नहीं, ये वो वाला नहीं है। जस्ट ऐसा समझो कि मैं सिंबल देने वाला हूं, एक हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक सिंबल लिखूंगा जिसको नाम देती है डायमेंशन, इतना ही बस। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास सबसे पहली होती है मास, दूसरी हमारे पास है लेंथ, फिर है टाइम, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, डोंट वरी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। फिर हमारे पास आती है टेम्परेचर, फिर हमारे पास आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई नो बाकी सारी पता होंगी, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी न्यू एक चीज आ रही है। ऐसे समझ लो लाइट को मेजर करना है हमें, ठीक है, लाइट एनर्जी को मेजर करना है। लिख देता हूं एक बार थोड़ा सा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसे हम बोलते हैं पर यूनिट टाइम। वो हमारे पास ल्यूमिनेट इंटेंसिटी वर्ड डिफाइन करना होगा तो ऐसे इंटेंसिटी डिफाइन होता है। इसके बारे में भी और बात करेंगे, जस्ट अभी लिख लो, धीरे धीरे अनफोल्ड करते हैं चीजों को। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के बाद हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ मैटर। मास के बारे में सुना ना, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, वैसा सही कुछ। यूनिट की बात करें तो केजी हम यूज करने वाले हैं, लेंथ के लिए हम मीटर यूज करने वाले, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, वैसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी होता बट हम ये यूज करने वाले हैं। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे अगर हम आए तो कैंडेला, कैंडल वर्ड सुना है ना, हाँ वैसा ही कुछ। और अमाउंट ऑफ मैटर के लिए हम मोल यूज करने वाले हैं। अगर हम डायमेंशन पे मतलब सिंबल पे आए तो मास के लिए एम सिंबल यूज करेंगे, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, बाकी सब सेम, एग्जैक्ट कॉपी कर दो, बस पहले वाले तीन के बदले हैं। इतना ही था, खत्म। अगर मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताना चाहूं, ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई है इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहूं तो ये, लेट मी राइट इट वंस अगेन, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अगर इन क्वांटिटीज के बारे में बताना चाहूं तो ये मिल्क फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनती है। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो कि भाई इररिप्लेसेबल है, इनको तो याद करना ही पड़ेगा, इनको रट लो। हाँ, मैं नहीं कहता फिजिक्स में रटने के लिए कोई भी चीज को, बट ये याद कर लोगे ना तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी आगे जाके, बस इतना ही, इसलिए कह रहा हूं रट लो, ठीक है। जैसे कभी भी हमारे सामने कभी वर्ड सुनाई दिया हमें लेंथ, या हमें सुनाई दिया डिस्टेंस, या हमें सुनाई दिया डिस्प्लेसमेंट, हालांकि इन सबकी डेफिनेशन अलग अलग है लेकिन हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं हाइट की, हम बात कर रहे हैं रेडियस की, या हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ की, या डायामीटर, ये जितनी भी हमारे पास सरकमफेरेंस, ये जितनी भी चीजें हमारे पास है ना, ये सारी के सारों की डेफिनेशन तो अलग है लेकिन इन सबकी यूनिट होती है मीटर। खत्म, ये ध्यान रखना है। हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, हाइट, रेडियस, डायमीटर, पोजीशन, ऐसी कोई भी चीज आ जाए तो हमारे पास उसकी यूनिट मीटर होती है। डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो आज के बाद याद रखना, डायमेंशन हमेशा ब्रैकेट में, ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं। मीटर का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ के लिए क्या यूज होता है, एल। मतलब इस सारों के यूनिट तो हमारे पास सेम ही है। इतनी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी। पक्का समझ आ रहा है, गारंटी पक्का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस लिखेंगे। इससे पहले कि हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में थोड़ा सा आगे बढ़े, कभी कभी हमारे पास ना ये भी आ जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, जस्ट ब्रीफली बता देता हूं, बस ध्यान रखोगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। एक होता है एमकेएस सिस्टम, कहीं खुद से लिखना अपनी लैंग्वेज में, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ऐसा लिख लो, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये हम यूज करने वाले हैं थ्रू आउट आवर फिजिक्स, पूरा ये यूज करने वाले हैं। फिर भी एक होता है हमारे पास सीजीएस सिस्टम, ज्यादातर केमिस्ट्री में देखेंगे हम इसे, ये होता है ये होता है सेंटीमीटर,
ग्राम सेकंड। सेकंड सब में कॉमन आने वाला है। एक सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम, डॉक्टर्स के लिए ये है। फुट पाउंड, तुमने सुना होगा ना, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसका पाउंड में वजन बताते हैं, वैसा कुछ। और सेकंड, तो ये ध्यान रखेंगे। इसको मैं छोटे से बॉक्स में डाल देता हूं, तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। हम कौन सा यूज करने वाले हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर? हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट नंबर वाला एमकेएस। अगर कभी लिखा भी होगा ना मैंने, मैक्सिमम टाइम्स 99% अगर कभी भी दिया होगा ना सेंटीमीटर में, भाई मुझसे बिना पूछे चेंज कर लेना, टीचर से बिना पूछे उसको मीटर में चेंज कर लेना। हम ज्यादातर ट्राई करते हैं कि सारा का सारा एमकेएस में ही चले, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सब एमकेएस में चलने वाला है। इतना ही, बस खत्म, यही था। उसके बाद हम आगे चलना चाहें तो ये सारी क्वांटिटीज जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, कुछ रब तो नहीं हुआ, ये जितनी भी मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज लिखी हैं, ये सारों के यूनिट्स और डायमेंशन मैंने बता दिए। ऐसे ही हमारे पास आता है, अगर कभी स्पीड वर्ड दिखे या फिर हमें वर्ड दिखे वेलोसिटी, हालांकि दोनों की डेफिनेशन अलग है। हम अभी डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे। मैंने अभी तक तुम्हें बताया ही नहीं, अभी तो 11th क्लास में है। मैं बिल्कुल एज्यूम नहीं कर रहा कि तुम्हें पता होगा कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का होता है, बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पीड, वेलोसिटी, या कभी कभी वर्ड सुनाई दे स्पीड ऑफ लाइट, इन तीनों के एटलीस्ट यूनिट सेम होते हैं। ठीक है, यूनिट्स इनके सेम है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो ये होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब ये भी तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलके बने हैं। ये सारी के सारी हम देखें तो ये सारी की सारी एक ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती है, विच इज दिस लेंथ। लेंथ के अंदर आ रही थी, क्योंकि इसके यूनिट और डायमेंशन देख सकते हैं हम। और ऐसे ही अगर हम जाएं तो ये जो स्पीड है, इसमें आ रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है, और टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब हाँ, हम सही कह रहे थे कि ये जो स्पीड है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बन रही है। अगर हम इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करें तो यूनिट हमारे सामने आ रहा है डिस्टेंस के मीटर, टाइम डिवाइड में है सेकंड। अब याद रखेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी चीज है उसकी अगर कुछ पावर नहीं दिख रही तो 1 लिख दो, हमेशा 1 लिख दो। जब भी पावर को न्यूमिनेटर में लाओगे तो -1 हो जाएगा, कुछ ऐसे। और इसके डायमेंशन लिखना चाहें, ध्यान रहेगा ना, अगर नीचे स्क्वायर होता तो, अगर नीचे पावर होती 2 तो ऊपर आके -2, बस नेगेटिव हो जाएगी पावर। डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें मास तो है नहीं, इसमें है मीटर और सेकंड। ये, अरे ये एम मास नहीं है, ये मीटर है, थोड़ा ध्यान से। यूनिट्स में केजी आता है, तो ये मीटर है और सेकंड है, मास नहीं है। जो नहीं होता ना उसकी पावर ऐसे 0 लगा दिया करो। मास तो था नहीं तो पावर 0, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T-1, तो ये ध्यान रखेंगे। एक वर्ड अभी कभी अगर सुनाई दे एक्सेलरेशन, या फिर हमें कोई वर्ड सुनाई दे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू सुनिए ना अपनी 9th क्लास में 9.8 होती थी, जिसकी स्मॉल g से डिनोट किया जाता था, हाँ वही। तो इसका एक्सेलरेशन का अपने पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। हमें पता है स्पीड और वेलोसिटी के तो सेम ही होते हैं, तो अगर मैं इसके भी यूनिट निकालना चाहूं तो क्या आ जाएंगे, यूनिट्स आ जाएंगे मीटर पर सेकंड, और डिवाइड में एक और बार टाइम आ गया तो एक और सेकंड। अब ये सेकंड जैसे ही ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मीटर सेकंड की पावर -2। और अगर मैं इसके डायमेंशंस लिखना चाहूं तो फिर से इसमें मास नहीं है, और अगर मास नहीं है तो क्या करते हैं, m0 l t-2, खत्म। इतना ही था, आसान थी ना चीज। तो ये है हमारे पास, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन भी मिल चुकी है। इसके बाद हमारे काम की चीज होगी एरिया। जब जितने जितने रटने वाले हैं ना वो बस मैं बता दूंगा, उसके बाद तो भाई हम फॉर्मूलाज याद करा करेंगे। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन, इनके तो डायमेंशन रट लो। एक्सेलरेशन के होते हैं ms-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड के होते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसा याद कर लो। कोई भी एक दिमाग में एरिया का फॉर्मूला सोच लो, L/B πr², कुछ भी, हम πr² के साथ जाना चाहेंगे, πr²। अब नंबर के कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होते, जैसे पाई है, पाई के कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है। आर क्या होता है, आर है रेडियस, रेडियस मतलब मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, इसका मतलब यूनिट्स इसके हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस इसके हो जाएंगे m0 l2 t0। अगर मैं वॉल्यूम के यूनिट पूछ लेता, वॉल्यूम का कोई भी एक फॉर्मूला पूछ लेता, लेट अस गो विद 1/3 πr²h। कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, मैंने तो रैंडम लिखा है।
यूनिट्स इसके बन जाएंगे 1/3, एक कांस्टेंट है उसके कोई यूनिट नहीं होते, पाई के भी नहीं होते। आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और हाइट किस में मेजर होती है, वो भी मीटर में। तो मीटर मीटर मीटर, 3 मीटर आगे मतलब मीटर क्यूब। डायमेंशंस की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा M0 L3 T0, कुछ इस तरीके से। इसके बाद खत्म भाई, ऑलमोस्ट यही था, ये बेसिक था। इसके बाद एक फोर्स और याद कर लो तो खत्म हो गया अपना काम। फोर्स और मैं लिख देता हूं, इसके बाद कुछ याद नहीं करना है। फोर्स भी वैसे तो याद नहीं करना है, सारे इंग्रेडिएंट मिल चुके हैं हमें जितने भी हमें बेसिक चाहिए थे। जैसे फोर्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। इसके अगर यूनिट्स लिखना चाहेंगे तो वो जाएंगे मास के केजी, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो बन जाएगा एम, इस बार है L T-2, ऐसा आ जाए, खत्म, यही था अपने पास। समझ गए? ठीक है, फोर्स का भी हमें पता लग गया। इसके बाद अगर हम आए तो डेंसिटी। अब ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लो बस इनके। फोर्स का फॉर्मूला F = M × A, एम के भी पता होने चाहिए, ए के भी पता होने चाहिए। वो रटना वाला काम खत्म हो गया, यहां हो गया वो खत्म काम। ठीक है, उसके बाद के तो हम डिराइव कर लेंगे खुद से। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला याद रख लो बस, मास बाय वॉल्यूम। मास के क्या होते हैं, केजी, वॉल्यूम के मीटर क्यूब। न्यूमरेटर में जाएगा तो बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, इतना ही। और अगर मैं बात करना चाहूं प्रेशर की, फॉर एग्जांपल, प्रेशर के बारे में भी बात कर सकते हैं। फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो अपने पास बन जाएगा मीटर सेक, केजी मीटर सेकंड माइनस 2 डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केजी सेकंड माइनस 2 डिवाइड बाय मीटर। एक ही तो कैंसिल हुआ ना। अब नीचे पावर है इसकी 1, ऊपर जाके -1, तो बन जाएगा केजी मीटर -1 सेकंड -2। तो ये बन जाएगा, डायमेंशन में अगर हम देखें तो ये बन जाएगा ML-1 T-2। खत्म, इतना ही था, बस यही था। तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया। ऐसे ही अब डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हो सकती हैं, जो भी तुम्हारे पास बुक है उसको उठा लो भाई, उसमें से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। एक दो फिर भी मैं और करके दिखाता हूं। जैसे इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का अपने पास फॉर्मूला होता है, अभी 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 बताया था, एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। अभी तो बड़े मुश्किल से लग रहे होंगे शायद तुम्हें, नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं। पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर इस पर वापस आएंगे, अभी इंटेंसिटी पे। एनर्जी पे आने से पहले हम वर्क की बात कर लेते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फिर से एक और बात बताना चाहेंगे, आज से पहले तुम लोगों ने सुना होगा कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की यूनिट होती है मीटर, हाइट की भी होती है मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, मतलब इसके कोई यूनिट नहीं होते। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होने वाले, नो यूनिट्स। ठीक है, फोर्स के तो हमें पता है, केजी मीटर सेकंड -2। ये सेकंड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसके मीटर होने वाले हैं। ये एक ये रहा मीटर, एक ये रहा मीटर, कंबाइन कर दो तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। खत्म, यही था। डायमेंशन लिखना चाहें ML-2 T-2। वैसे तो वर्क डन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एक स्टार लगा देता हूं। अगर इसे भी याद कर लोगे तो बहुत फायदा रहेगा, डायरेक्टली अगर याद कर लोगे, मतलब अगर डिराइव कर लोगे तब भी अच्छा है, अगर फॉर्मूला याद रखने में मेमोरी उतनी शार्प है। वरना रट लोगे तो बढ़िया रहेगा, आगे जाके काफी जगह पे यूज हो जाएगा। अगर मैं बात करना चाहूं एनर्जी की, सबसे पहले एनर्जी की भी टाइप्स होती हैं हमारे पास, लेकिन लेकिन कभी भी कोई भी एनर्जी आ जाए, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे हीट एनर्जी हो, जितनी भी टाइप की एनर्जी है, और साथ ही साथ इवन अगर वर्क भी हो, या फिर एक और चीज, एक और चीज आती है जिसका नाम होता है टॉर्क। ये पांच चीजें अगर कभी भी दिखाई दे, सबके यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होते हैं, ध्यान रखना। मैं किसी भी एक रैंडम को उठा लेता हूं, लेट अस से काइनेटिक एनर्जी को उठाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अच्छा, ये वर्ड तुम्हारे लिए शायद न्यू होगा, आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, तो ध्यान रखना। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस, तो वर्क और टॉर्क के सेम होते हैं, एनर्जी और टॉर्क के सेम होते हैं, वर्क और एनर्जी के सेम होते हैं, हीट के भी सेम ही होते हैं। जो भी एनर्जी है उनके डायमेंशन सेम होने वाले हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा, हाफ के तो कुछ होते नहीं, एम के केजी, और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, और उसका स्क्वायर भी है, तो ये बन जाएगा केजी
मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू। जो भी ब्रैकेट में होता है सबका स्क्वायर होगा। मेक श्योर दिमाग में उतार लो ये बात को, जो चीज भी ब्रैकेट में होगी सबका स्क्वायर होगा। अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहूं तो ml2t-2, लो खत्म, हो भी गया, यही था। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब वापस चलते हैं इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी में अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, डिवाइड में एरिया के क्या होते हैं मीटर स्क्वायर, और टाइम के क्या होते हैं सेकेंड। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल, तुम्हें कट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डिजाइन मत बनाना, ठीक है। केजी, और नीचे है सेकंड की पावर वन, ऊपर है -2। ये माइनस, ये वन भी ऊपर जाके -1 हो जाएगी, है ना, जब ये ऊपर जाएगी तो -1, लेकिन -2 पहले ही पड़ा हुआ था, जिसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा केजी सेकंड -3, खत्म। इतना ही था। ऐसे ही तुम बहुत सारे डायमेंशन बुक में कोई भी बुक उठा लेना रैंडमली, और उसमें से डायमेंशंस लिखने की कोशिश करना, सिर्फ फॉर्मूला देखना, ठीक है। जैसे मैं एक रैंडम सा दे देता हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तुम कहोगे ये क्या आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक बार फॉर्मूला देख लेना, इसका होता है वेलोसिटी बाय पोजीशन, ऐसा कुछ। वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड, और पोजीशन के होते हैं सिर्फ मीटर, मीटर से मीटर कटेगा, खत्म, यही था। सेकंड -1 आ गया इसके। तो तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूले ढूंढने हैं, यूनिट डायमेंशन खुद से निकालना है, ठीक है। आज की ये वीडियो के बाद यही होमवर्क रहेगा कि तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला, ये चीज तुम्हें देखनी है और ये चीज खुद से निकालनी है, और अब हो जाएंगे सारे के सारे। फिर भी मैं दो तीन इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, वैसे मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, बट इंपॉर्टेंट है। जैसे एक होता है स्पीड ऑफ लाइट, मैं ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी एक और बार लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए आगे क्वेश्चन मेरे को बनाने हैं ना, वो यहीं से ही बनेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ही तो होती है तो मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन होते हैं LT-1 या M0 LT-1, कुछ इस तरीके से। और एक होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, और जो मैंने दूसरा लिखवाया था ना अभी, ये अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है, वो अलग चीज है, वो कंप्लीटली अलग चीज है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला जानना होगा, विच इज F=G(m1)(m2) डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब है अगर हम फोर्स के यूनिट्स देखें तो हमारे पास बन जाएंगे केजी मीटर सेकेंड -2, ऐसा कुछ। फिर से लिख देते हैं, के जी मीटर सेकेंड -2, जी के हमें पता नहीं, और M1 M2 मास होते हैं, मास का होता है के जी, और डिवाइड में आर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। अच्छा, ऐसा मत सोचना इसका आएगा KG1 KG2, क्योंकि यहाँ M1 M2 लिखा, नहीं नहीं नहीं, है तो मास ही ना, मैं इसकी जगह कुछ भी लिखता, एट द एंड ऑफ द डे ये मास ही है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब हो जाएगा ना, जैसे मैं इसको इधर भेजूंगा तो। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ी पावर नेगेटिव होती है, वो तो यहां से न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में भेजो तब नेगेटिव होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात को, कहीं लिख लेना, तुम्हारे अपने ही नोट्स हैं, कोई देखने नहीं वाला है इन्हें, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। मैं तो हिंदी में लिख लेता था, वो जो व्हाट्सअप लैंग्वेज होती है ना, इंग्लिश लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, मैं उसमें लिख लेता था। तो मीटर क्यूब हो जाएगा सेकेंड -2, और ये जो केजी केजी है ये इधर आ जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो केजी स्क्वायर, एक केजी से केजी कट जाएगा और हमारे पास बचेगा, और जो नीचे डिनोमिनेटर में केजी बचेगा उसको ऊपर लाऊंगा तो पावर -1 M3-2, ये बन जाएगा अपने पास। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अगर यूनिट्स देखें तो मिल चुके हैं, अगर हम इसके डायमेंशंस देखें तो वो भी देख लेते हैं, M-1 L3T-2। भाई अगर ये याद रख लिए बहुत फायदा होगा, सीरियसली बहुत फायदा होगा। एक अपने पास तीसरा आ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। अब तुम कहोगे H तो हाइट नहीं होती थी, बस हमारे पास ना फिजिक्स में थोड़ा सिंबल्स की कमी है, कमी सिंबल्स हैं अपने पास, तो रिपीटेडली हमें ये यूज करने पड़ते हैं। तो अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें तो ये हमारे पास होता है एनर्जी, इसके लिए भी फॉर्मूला याद रखना होगा, H विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू में फ्रीक्वेंसी। इससे पहले कि मैं डायरेक्ट प्लैंक्स कांस्टेंट के बताऊं, ये फ्रीक्वेंसी रह गई, तो उसको पीछे लिख लेते हैं यहां पे, फ्रीक्वेंसी यहां ठीक रहेगी। मैं उस पेज पे ना सिर्फ वही लिखना चाह रहा हूं, तीन चीजें, स्पीड ऑफ लाइट, रुको क्या ही स्टाइल मारना है ना,
एक काम करते हैं, लिख ही देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, ऐसा कुछ। और टाइम के तो सेकंड होते हैं, और सेकंड ऊपर आएगा तो कुछ ऐसे बन जाएंगे। अब ये ऊपर पुट कर देते हैं, तो एनर्जी के होते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, एच के एच, फ्रीक्वेंसी के एस माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच के निकालने हैं। और ये अपने पास एस जब नीचे -1 है ऊपर जाके +1 हो जाएगा, लेकिन ऊपर -2 पड़ा है तो -2 + 1 होता है -1। ध्यान से वीडियो को पॉज करो और सोचो, अगर s की पावर -1 है और वो ऊपर गई तो हमारे पास +1 हो जाएगी। इतनी चीज को याद रखना। तो बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर s-1, एंड दैट इज द यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। और हमारे पास डायमेंशन ml/t-1। अगर हम अ, देखना चाहें कि डायमेंशन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट्स तो चलो हमें समझ आ गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ यूनिट्स अटैच्ड होंगे, हमने आज तक देखी भी है ये बातें। डायमेंशन क्यों, क्या यूज है डायमेंशन का, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं हम। आई होप कि यहां तक यूनिट्स समझ आ गए हो, डिराइव्ड यूनिट्स। और ऐसे ही अब तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि तुम्हें बुक में जाना है और प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी मैं अगर स्किप भी कर देता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ये मैं ना तो अभी उस डिटेल में तुम्हें बता पाऊंगा जब तक ये चैप्टर में इसका यूज नहीं आ जाएगा। तो बट फिर भी एक बार देख लेते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ना तो ये डिराइव्ड में आ रही है, ना ही ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आती है। तो सबसे पहली होती है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो आज तक हमने पढ़ा हुआ है, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के बीच में ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है थीटा, ये प्लेन एंगल है। और एक और भी चीज याद रखेंगे, अगर ये एस है, सॉरी ये रेडियस है, और ये हमारे पास जो है ये है आर्क, आर्क लेंथ भी बोलते हैं इसको। तो अपने पे एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। इतनी सी बात अगर हम ध्यान रख जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा हम ध्यान रख, अच्छा इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है रेडियंस। रेडियंस, लेकिन हम तो आज तक एंगल को डिग्री में मेजर करते आए थे। हाँ, इस बार हम चेंज कर रहे हैं, हम डिग्री और रेडियंस में एक छोटी सी कन्वर्जन देख लेते हैं। ऐसा कुछ, डिग्री में अगर हमारे पास 360 डिग्रीज है तो रेडियंस में 2 पाई होता है। अगर डिग्री में 180 डिग्रीज है तो हम उसको पाई रेडियंस बोलते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 90 है तो हम इसको पाई/2 बोलते हैं। 60 है तो पाई/3। अगर 45 है तो पाई/4। अगर 30 है तो पाई/5, है ना, काउंटिंग थोड़ी चल रही है, पाई/6 होता है। 120 है तो उसको सोचना, दिमाग लगाना, अगर पाई 180 है तो 120 कितना होगा, ये होगा 2 पाई/3। सोचना एक बार, ठीक है, आराम से बैठ के। तो जब भी हमें कभी आ, जरूरत पड़ेगी एंगल की तो हम उसको यूज करने वाले हैं रेडियंस में, फिजिक्स में, ठीक है। और इसके यूनिट्स होते हैं रेडियंस, लेकिन इट हैज नो डायमेंशंस। तो अगर कोई पूछ ले ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसके यूनिट्स हैं बट डायमेंशन नहीं, तो ये होगा प्लेन एंगल। एक अपने पास होता है सॉलिड एंगल। फिर से मैं बता रहा हूं, ये कोई उतनी डिटेल मैंने नहीं बताई है जितनी मैं बता सकता था, क्योंकि जब यूज आएगा तब बताएंगे इसका, है ना। अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो ऐसे समझो कि तुम अगर बाजार से कोई तरबूज लेने के लिए जाते हो, वाटरमेलन, तो वो कैसे चेक करके बताते हैं कि भाई ये लाल है या नहीं, तो उसमें ना छोटा सा ऐसा पीस कट करके दिखाते हैं, कुछ इस तरीके का, ऐसा सा, रुको, ये इतना सा पीस कट करके दिखाते हैं कि भाई, वो फिर उसमें से ऐसा निकाल देते हैं, तो ऐसा कोन टाइप की शेप बन जाती है ऐसी, है ना। एक तरबूज है, उसमें से एक कोन टाइप का निकाल दो, ये जो 3D में एंगल बनता है, ये तो 2 डायमेंशन है जो ऊपर मैंने बनाया था, ये जो 3D में एंगल बन रहा है, किस तरीके का तुम कोन निकाल रहे हो एक स्फेरिकल चीज में से, उस कोन के ये जो बनता है 3D में एंगल, इसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रेडियंस, ठीक है, नो डायमेंशन अगेन। फिर से बता रहा हूं, इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका यूज आएगा। अभी हम इतना ही इसको जान लें, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा काफी है, मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए, बस इतना ही। इसके बाद अगर थोड़ा आगे बढ़ना चाहें तो हमने पता कर लिया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में, हमने पता कर लिया है डिराइव्ड एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। नाउ दिस इज द टाइम कि हम जान लें कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ
डायमेंशंस, एक ये इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में सबसे पहला हमारे पास आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब है, अगर हमें कभी भी कहा होगा बताओ भाई एक न्यूटन को चेंज करो सीजीएस सिस्टम में, है हमें केजी का तो पता भी है 1000 ग्राम होता है, हमें मीटर का तो पता भी है 100 सेंटीमीटर होता है, हमें मिनट का तो पता भी है 60 सेकेंड्स होते हैं, लेकिन न्यूटन को सीजीएस में तो बड़ी अजीब सी बात है। हाँ यही करना है अब हमें। तो सिंपल भाषा में एक फॉर्मूला याद रख लो, N2 इक्वल टू N1 M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, T1 बाय T2 की पावर C। फिर से बता रहा हूं कि ये हमारे पास एक वन शॉट या फिर 50 मिनट में वो काम करा रहा हूं जिसको मैं हफ्ते लगाता हूं, है ना। तो हम ये आया कहां से फॉर्मूला, वो सब डिटेल में देखते हैं। और जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली अभी हमारे लिए उतना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई हमारा लॉस नहीं हो जाएगा हम इसका प्रूफ नहीं देखेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर कभी भी हमें कन्वर्जन करनी हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखने में भयानक सा लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। बताता हूँ कैसे यूज करना है। उससे पहले दो तीन चीजें जान लो। अगर कभी भी हमें दिखाई दे ऐसा एन जैसा वर्ड जिसे हम न्यूटन बोलते हैं, तो न्यूटन को आज के बाद हम चेंज कर लेंगे केजी मीटर सेकंड माइनस टू में। अगर हमें कभी भी वर्ड दिखाई दे 1 जे, जे का मतलब होता है जूल, तो ये हमारे पास होगा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। हमें कभी भी ऐसा वर्ड दिखाई दे डब्ल्यू मतलब वॉट ऐसा, तो ये हमारे पास होता है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री। ध्यान रखेंगे। अगर हम ये तो आ गया हमारे पास एम के एस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, लेकिन अगर हमें इसे सीजीएस में चेंज करना है तो न्यूटन के सीजीएस को क्या बन जाएगा, केजी का बन जाएगा ग्राम, मीटर का बन जाएगा सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड ही रहता है। इसका मतलब अपने पास आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस टू। इसका एक नाम होता है, दिस इज कॉल्ड डाइन। डाइन, ये हमारे पास जूल का भी होता है, केजी का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। इसको हम नाम देते हैं वन। और अगर हम वॉट का देखें तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री। इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नेम नहीं है, तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कन्वर्ट 1 वॉट इनटू इट्स सीजीएस सिस्टम, बस इतना ही बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। पक्का समझ आ रहा है, गारंटी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कन्वर्जन पे वापस आते हैं। जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू इट्स सीजीएस सिस्टम। ये भी पूछ सकते थे कि कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन्स, ये भी पूछा जा सकता था, ठीक है। बट अभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये अपने पास बन जाएगा N2 इज इक्वल टू, सबसे पहला काम N2 इज इक्वल टू से पहले ये जो 10 न्यूटन दिया है ना, इसको एक काम करो थोड़ा सा चेंज करो, न्यूटन को लिख लो केजी मीटर सेकंड माइनस टू, जो यहां लिखा था, है ना। तब कर पाएंगे हम इस अपने फॉर्मूला को यूज। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो N2 इज इक्वल टू N1, N1 होता है ये जो नंबर लिखा आगे विच इज 10, M1 बाय M2। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं भाई, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट के इस छोटी सी बात से। जिसको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन को, मतलब इसको किस में करना है, सीजीएस में। जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर रख दो, मतलब केजी। जिस में कन्वर्ट करना है वो नीचे ग्राम में, सीजीएस में करना है ना इसलिए। मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, हमें सेकंड को चेंज करना है सेकंड में। और पावर देखेंगे केजी की 1 है तो यहां भी 1, मीटर की 1 है तो 1, सेकंड की -2 है तो -2। केजी को ग्राम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम बाय ग्राम। मीटर और सेंटीमीटर का देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट हुआ तो 1, कट करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितनी जीरोज हो गई टोटल, 3 2 5 1 6, 6 जीरोज हो गई, तो इसको लिखते हैं हम 10 की पावर 6। तो फाइनल आंसर कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है कि क्वांटिटी जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 6। सीजीएस में कैसे लिख सकते हैं, डाइन्स, बस इतना ही, डाइन लिख दो बस, या फिर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2 अगर ये नाम याद ना आए तो, ठीक है। अगर ऐसा ही और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे
कन्वर्ट 10 जूल पर मिनट। अगर तुम लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया तो भाई मैं यहीं छोड़ दूंगा इसको, मतलब इस एप्लीकेशन टॉपिक को, चैप्टर को नहीं। कन्वर्ट 10 जूल पर मिनट इनटू अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स वेयर फंडामेंटल यूनिट्स आर 20, सॉरी 100 ग्राम 20 सेंटीमीटर हाफ मिनट। सच बता रहा हूं, अगर तुम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया ना साथ में और समझ लिया, अगर तुम्हें लगेगा कि भाई ये समझ आ गया, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक यहीं पे। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है जो जिसको कन्वर्ट करना है 10 जूल पर मिनट को, उसको सिंप्लीफाई कर लो। बड़ी ध्यान से देखना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखो 10 जूल को हमें पता लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, और मिनट को लिखेंगे हम 60 सेकेंड्स। सेकेंड को बस एस लिख लेते हैं, लेकिन पावर -1 भी। इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये बन जाएगा 10 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ये जो 60 सेकेंड लिखा हुआ है, इसको अगर पावर -1 है, जब भी किसी की पावर को पॉजिटिव बनाना है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो। मतलब 60 सेकेंड का 1/60 सेकेंड हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई। अगर नीचे पावर नेगेटिव होती उसको पॉजिटिव बनाना है, रेसिप्रोकल करके 60 ऊपर भेज देते। फिलहाल के लिए ऊपर थी, 60 को शिफ्ट कर सकते हैं 10 के साथ, और इस सेकंड को, अरे 60 को 10 के साथ और इस सेकंड को हम इसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं, इस वाले सेकंड के साथ। तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा 10/60 इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर। ये जो सेकंड था ये इसके साथ शिफ्ट होगा, तो बन जाएगा सेकंड -3। ऑलमोस्ट डन। अब फॉर्मूला लगा दो, n2 इक्वल टू n1। ये रहा n1, 1/6। ऊपर आएगा केजी जिसको कन्वर्ट करना है, नीचे आएगा 100 ग्राम। इस बार ग्राम नहीं दिया हुआ, इस बार 100 ग्राम दिया है। और ऐसे मत रट लेना बिल्कुल भी, ऐसी अपनी वायरिंग मत कर लेना यहाँ की कि ऊपर हमेशा ही केजी आता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी तो मैं बोल सकता था, कन्वर्ट 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2 को MKS सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो ग्राम ऊपर आता और केजी नीचे आता। तो जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर आता, बस ऐसे याद रखो। इसीलिए मैंने कहा 100% क्वेश्चन हो जाएंगे इस बात से। दूसरा आएगा, मीटर को कन्वर्ट करना है कितने में, 20 सेंटीमीटर में। उसके बाद सेकंड को चेंज करना है उसमें, हाफ मिनट में। तो बन जाएगा सेकंड डिवाइड बाय हाफ मिनट विच इज 60 सेकंड। और अब पावर लिख दो, 1 2 -3। ध्यान से देखना, 1/6 1000 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कैंसल, 1/60 पावर -3। ये बन जाएगा, 2 0 से 3 2 0 कट जाएंगे तो बचेगा 10। अगला बचेगा 20 से 100 कैंसिल होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बचेगा 5, लेकिन ऊपर स्क्वायर भी है तो 25 इनटू। लास्ट वाले में हम नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व, क्योंकि पावर पॉजिटिव होगी तभी सॉल्व कर पाएंगे। पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो रेसिप्रोकल कर दो, तो ये बन जाएगा 60 का क्यूब। 60 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा 1/6 250 इंटू 216000। 6 का क्यूब 216 होता है और उसके बाद 3 जीरोस आ जाएंगे। बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, जो भी इच्छा हो, और हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म, इतना ही था। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो और ये आंसर आ गया, और यही था मेन क्वेश्चन। इसको समझ लिया तो खत्म हो गया। चल दूसरी एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं। दूसरी एप्लीकेशन अपने पास आती, इसका तो मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और मैं उससे समझा सकता हूं, मेरे को अपने पे विश्वास है, तुम लोगों पे भी विश्वास है। ये हमारे पास होता है डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे अगर कभी भी हमें बोला गया कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है इसकी लेंथ पे, रस्सी, जो रस्सी है ना उसकी लेंथ पे, उसके मास पे, और एक
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही, हमें तो भाई यूनिट्स डायमेंशन से काम चलाने हैं, हमें नहीं जानने की जरूरत है कि क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो तो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना, वो तो मुझ पे छोड़ दो। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, जी का मतलब एक्सेलरेशन, जिसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन होते हैं LT-2, इतना ही बस। टाइम पीरियड कहा हुआ है क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, अच्छा पूरा ऐसे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं उससे बचना चाह रहा हूं। किस किस पे डिपेंड करता है? मास, लेंथ एंड ग्रेविटी। इस पे डिपेंड कर, दो क्वेश्चन करा दूं मैं, ठीक है, मैंने गलत क्वेश्चन उठा लिया फ्लो में, बट कोई बात नहीं, एक इजी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट, उससे का सारा कवर हो जाएगा। इस पे डिपेंड करता है, फाइंड रिलेशन बिटवीन दैम, फाइंड रिलेशन बिटवीन दैम। हम फॉर्मूलाज बनाने वाले हैं इस बार, तो देखो ये अपने पास आएगा, जो प्रोसीजर बताने वाला हूं इट विल ऑलवेज बी सेम, तो ध्यान से। टाइम डिपेंड करता है मास पे, लेकिन मास की कितनी पावर पे पता नहीं, ए मान लेते हैं। टाइम डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ की कितनी पावर पे पता नहीं, तो बी मान लेते हैं। जी पे तो सी मान लेते हैं। सेकेंड स्टेप होता है, सबको कंबाइन करके लिख दो, और ये स्टेप्स रट लो भाई, प्रोसीजर स्कूल में तो हमें मार्क्स चाहिए, वही अब अपना एजुकेशन सिस्टम क्या करें, करना पड़ेगा। 50 मिनट में भी तो कर रहे हैं भाई, 50 मिनट दे के और अच्छे मार्क्स आ जाए, क्या जाता है ना। तो इसको प्रोपोर्शनल को कर दो, इसको सारे को प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो अपने पास आ जाएगा एक कांस्टेंट, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। अगर नेक्स्ट स्टेप हमारे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है दोनों साइड डायमेंशन रख दो, तो बनेगा m0 l0 और t की पावर 1। और नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा के तो कांस्टेंट है, उसके कोई डायमेंशन नहीं होते। मास के होते हैं m, उसकी पावर a, लेंथ के होते हैं l, उसकी पावर b, g होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो LT-1, LT-2 पावर c, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम दोनों साइड कंपेयर करना स्टार्ट करें पावर को, स्टेप्स ध्यान से देख लेना, ये स्टेप हमेशा सेम रहते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन मानते ही सबके डायमेंशन रख दिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m की पावर a, जो भी ब्रैकेट में होगा सबकी पावर जाएगी, l की पावर b, t की पावर -2, सॉरी माय मिस्टेक, l की पावर c, t की पावर -2c, जो भी ब्रैकेट में होगा सबकी पावर जाने वाली है। सबकी पावर मतलब सबके पास पावर आएगी, जाएगी पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, सबकी पावर आएगी, l की भी पावर आएगी, t की भी। देखो -2 तो रहा ही, साथ में c भी आ गया। अब सबको कंबाइन करके लिखें तो m0 l0 t1, और इधर की साइड बन जाएगा m की पावर a, l दो जगह है और बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो l की पावर b प्लस सी और t की पावर -2c। नेक्स्ट होता है ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे हम दोनों साइड्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, यहां m की पावर 0 है, यहां m की पावर a है, तो दोनों साइड कंपेयर कर लो, तो बनेगा a इज इक्वल टू 0। यहां m की पावर b प्लस सी है, यहां 0 है, तो बनेगा b प्लस सी इक्वल टू 0। और तीसरा हमारे पास t की पावर 1 और t की पावर -2c है, तो बनेगा c इक्वल टू -1/2। तो ये c की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो b भी हमारे पास आ जाएगा। हमारा गोल था ए बी सी निकालना, और हमने निकाल लिया और खत्म हो गया। वो जो फर्स्ट इक्वेशन मानी थी ना ये वाली, इसमें पुट कर दो और आंसर आ गया। t इज इक्वल टू के, m की पावर 0, ए थे ना m की पावर, l की पावर b विच इज 1/2, g की पावर c विच इज -1/2। किसी की भी अगर पावर 0 दिखाई दे तो उसको हटा दो, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0, 0 की पावर 0 तो नॉट डिफाइंड होती है। थोड़ी सी अजीब सी बात बता दी, भूल जाओ इस बात को, अभी के लिए जान लेंगे धीरे धीरे। एल की पावर 1/2 और जी की पावर -1/2, माइनस को पॉजिटिव बनाना है तो डिनोमिनेटर में भेज दो, बन गया। एक और बात ध्यान रखेंगे, कभी भी आज के बाद किसी की भी पावर दिख रही हुई 1/2 मतलब वो रूट में है, ध्यान रखना, रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब रूट, तो इसको रूट में डाल दो, तो बन जाएगा √L/√G। और एक और बात ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे रूट में दिखाई दे रहा है, कंबाइंड रूट भी लिख सकते हैं, सो दिस इज द फाइनल आंसर, के रूट में L/G।
आराम से इस चीज को डाइजेस्ट करो क्योंकि बाकी क्वेश्चन इसी पे ही है। ध्यान से, अगर मास डिपेंड करता है तीन चीजों पे, कहा हुआ है क्वेश्चन में, एक प्लैंक्स कांस्टेंट में, मैं फिर से वही तरीके से लिख रहा हूं जिस जिस तरीके से मैंने पिछला क्वेश्चन लिखा था, डिपेंड करता है प्लैंक्स कांस्टेंट पे, डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पे, डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो बताओ क्या रिलेशन होगा इनके बीच में। अब ये क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है एंड लेट अस सी कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर फिर से वही रहने वाला है, इसको क्या करो, कंबाइन कर दो नेक्स्ट पे, ए बी और सी, और जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बन जाएगा के एच रेस टू पावर ए सी रेस टू पावर बी जी रेस टू पावर सी। आ गया मास, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, डायमेंशन पुट कर दो, M1 L0 T0, के को कुछ नहीं होगा, और प्लैंक्स कांस्टेंट के होते हैं ML-1 T ML2 T-1 की पावर A, C का होता है LT-1 की पावर B, और G होता है M-1 L3 T-2 और इसकी पावर C। ठीक है, याद रखने होंगे, देखो डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे साइड पे अगर याद नहीं हुए तो। ठीक है, तो ये बन जाएगा m की पावर, सबकी पावर होगी जो भी ब्रैकेट में है, m की पावर a, l की पावर 2, t की पावर माइनस, अरे 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 अरे, -2a, t की पावर -a, और अगर सेकंड ब्रैकेट देखेंगे तो l की पावर b, t की पावर -b, अगले में देखेंगे -c, 3c, -2c, सबको कंबाइन कर दो पावर को तो m आ रहा है दो जगह पे, है ना, m दो जगह पे आ रहा है, तो इसका मतलब कंबाइन करेंगे तो बनेगा m की पावर a -c। ठीक है, l आ रहा है तीन जगह पे तो 2a, सारी पावर्स को ऐड करना होता है, प्लस b प्लस 3c, और तीसरा t की पावर -a -b -2c, एंड दैट इज इट, 1 L0 T0। अब दोनों साइड कंपेयर करना होता है तो कंपेयरिंग वाला पार्ट कर लेते हैं, तो a -c इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन बनेगी 2a प्लस बी प्लस 3c इक्वल टू 0, और t की पावर को कंपेयर करेंगे तो -a -b -2c इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, और ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस सी, बाकी दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब कुछ कुछ करके बस हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, बस इतना ही है। मैं जस्ट एक बार सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूं, ऐसी और भी क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, उसे कर लेना। ठीक है, ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 1 प्लस सी प्लस बी प्लस 3c, सिंप्लीफाई कर दो, 2 प्लस 2c प्लस बी प्लस 3c इक्वल टू 0, तो बन जाएगा अपने पास 5c प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। नेक्स्ट में भी अगर ए की जगह 1 प्लस सी पुट कर दें तो बन जाएगा 3c प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, इस वाली इक्वेशन को उठा के इसके नीचे पटक देते हैं, तो बन जाएगा 3c प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं सबके साइन चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा 5c माइनस 3c 2c, और b से b कट जाएगा, 2 माइनस 1 1 होता है, तो c की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब मिल गया 2c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू मिल गई -1/2। ये -1/2 वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो तो कितना बन जाएगा, तो a बन जाएगा 1 -1/2, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ। ये हाफ उठा के अब हमें b चाहिए, तो b के लिए ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, लेट अस सी कितना आ जाएगा, 2a प्लस b पता नहीं c माइनस हाफ इक्वल टू 0, और ये अपने पास बन जाएगा 1 प्लस बी -3/2। ये उधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड, तो 3/2 पॉजिटिव -1, और 3/2 -1 तो वो हो जाएगा 3 -2/2 विच इज 1/2, तो b भी आ गया 1/2। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास m आ जाएगा, के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, याद रखना इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, h की पावर a 1/2, c की पावर b 1/2, और g की पावर c -1/2, तो ये बन जाएगी k h की पावर हाफ c की पावर हाफ
लेकिन g की पावर डिवाइड में चली जाएगी क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है, तो ये बन जाएगा। और हाफ पावर का मतलब क्या होता है, रूट, तो ये सारा रूट में चला जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इससे हम बहुत सारी चीजें सीख गए, हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख गए और भी बहुत सारी चीजें हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो तुम्हारे लिए होमवर्क भी है, जैसे तुम्हें क्या करना है, सेम क्वेश्चन, बस इस बार लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर a, c की पावर b, g की पावर c, इसे सॉल्व करके a b c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर a, c की पावर b, g की पावर c। एक और क्वेश्चन देता हूं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर a, c की पावर b, g की पावर c। ये लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है सॉल्व करना, बट गिव इट अ ट्राई। ठीक है, सेम है, बस मैंने मास की जगह यहाँ लेंथ दे दिया, यहाँ टाइम दे दिया, यहाँ एनर्जी दे दी, राइट हैंड साइड सेम ही। और ऐसे ही राइट हैंड साइड पे कुछ भी अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आ सकती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नाम पे। ये हो गई दूसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन पे चलते हैं। तीसरी एप्लीकेशन में हम करते हैं चेकिंग इक्वेशंस कंसिस्टेंसी, चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इसके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। अगर a प्लस बी करना चाहते हो या माइनस बी करना चाहते हो, देन इट इज पॉसिबल ओनली इफ a एंड b हैव सेम डायमेंशंस। अभी अभी वैसे मैंने कुछ देर पहले बात बताई भी थी, अगर मैं पूछूं 2 किलो प्लस 2 सेंटीमीटर कितना होता है, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, सेंस ही नहीं बना रहे ये तो क्वेश्चन, है ना। इसका मतलब है मैं फोर्स में फोर्स ऐड कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, अलग अलग नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज पहले ध्यान रखेंगे। साइन थीटा कभी भी दिखाई दे, कॉस थीटा कभी भी दिखाई दे, लॉग कभी भी दिखाई दे। अगर लॉग के बारे में नहीं जानते तो मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स वाली वीडियो डाली है उसको रेफर कर सकते हो। अगर e की पावर x कभी भी दिखाई दे, ये सारी चीजें अगर हमें कभी भी दिखाई दे, दे आर डायमेंशनलेस, इनके कोई भी डायमेंशन नहीं होते। इग्नोर, डायमेंशनली तो इनको करेंगे अब, इग्नोर इन द सेंस कि ओवरऑल इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। ध्यान से एक चीज बताता हूं, एक चीज बताता हूं, साइन ए टी लिखा होगा तो ओवरऑल ये क्या होता है, डायमेंशनलेस। लेकिन यहां पे टी का मतलब टाइम दे रखा है, तो नहीं होना चाहिए था इसके अंदर टाइम, नहीं होता ना, डायमेंशनलेस होता है। तो बताओ ऐसे ए के क्या डायमेंशन रखूं ताकि ये डायमेंशनलेस हो जाए। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, 1 मिनट के लिए खुद से सोचो पहले। बिल्कुल सही, 1/t। अगर ये टी है, 1 मिनट थोड़ा इसको साफ सफाई कर दें, अभी सही है। अगर ये हमारे पास इसके डायमेंशन है कैपिटल टी, तो ए के ऐसे क्या डायमेंशन रखूं, 1/t रख देता हूं ताकि टी से टी कट जाए और ये डायमेंशनलेस बन जाए, है ना। ऐसे ही अगर कभी भी कॉस बी टी लिखा हो या टैन लिखा हो, सब में सेम होता है। अगर ऐसा बी टी रहने दो, बी वी लिखा हो, कॉस बी वी, ओवरऑल कॉस क्या होता है, डायमेंशनलेस, तो अंदर भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। लेकिन v वेलोसिटी है, तो क्या करें, तो वेलोसिटी के उल्टे डायमेंशन लिख दो। वेलोसिटी के होते हैं एल टी माइनस वन, तो b के क्या होंगे एल माइनस वन टी, ताकि आपस में कट जाए, खत्म हो, इतना ही था। इसका मतलब है अगर हमारे सामने कभी एक इक्वेशन आ गई, फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ए एक्स, अब कहा हुआ है, इसको ना एफ नोट की जगह बी मान लेते हैं। अब हमें कहा हुआ है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए डिवाइड बाय बी। ये कैसे सॉल्व करें, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं भाई। जो भी कॉस के अंदर होगा या पूरा जो कॉस होता है ना, उसके कोई डायमेंशन नहीं होते, इसका मतलब इन दोनों के बराबर होंगे। ये चीज मुझे क्लियर कर देनी चाहिए। इस क्वेश्चन पे 2 मिनट में वापिस आते हैं। एक चीज बताता हूं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस डायमेंशनली in all physical equations, in all physical equations, जितनी भी फिजिकल इक्वेशंस होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होते हैं। और साथ ही साथ दो क्वांटिटीज को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। वापस इस क्वेश्चन पे आए तो अगर इसके कोई भी डायमेंशन होते ही नहीं है तो इन दोनों के सेम होने चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड। एफ है फोर्स, अगर क्वेश्चन में कहा हुआ कि एफ फोर्स है तो हम क्या करेंगे, बी के डायमेंशन को रख देंगे फोर्स के इक्वल, विच इज एम एल टी माइनस टू।
अब cos के जो अंदर है वो क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, लेकिन x तुम्हें क्या रखा है, पोजीशन है, पोजीशन के होते हैं मीटर या फिर l, तो a के क्या रखूं, l-1, उसके उल्टे a के हो जाएंगे l-1। क्वेश्चन में क्या पूछा था, a बाय b, तो a की वैल्यू पुट कर दो l-1, b की वैल्यू पुट कर दो mlt-2, सारी चीजें ऊपर भेज दो तो बन जाएगा m l-1 t, नीचे पावर -2, ऊपर जाके +2, तो बन जाएगा +1, क्योंकि ऊपर -1 पड़ा है, नीचे से +2 आ रहा है, ऐड करोगे तो +1 बचेगा। वीडियो को पॉज करो और सोचो ये हो क्या गया, है ना, है ना, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने मेन बातें तुम्हें बता दी है, LHS RHS वाली, साइन कोस टैन लॉग एक्सपोनेंशियल इनके, और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया है कि a प्लस बी ए माइनस बी तब हो सकता है जब उनके सेम डायमेंशन होंगे। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, f इज इक्वल टू a कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी, ऐसा कुछ दे दिया, बताना जरा ए बी सी डी के डायमेंशंस, ए बी सी डी के डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी कैसे करें, ये सोचना है। चल कोई बात नहीं, करके देखते हैं। हमें एक बात तो पक्का पता है कि इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं, इसके खुद के कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं ओवरऑल, तो बचा क्या, f इक्वल टू ए प्लस सी। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करा वो कोस और साइन को, थोड़ी देर के लिए। f इज इक्वल टू ए और c बचा है, लेकिन a और c कब ऐड हो सकते हैं, जब इनके डायमेंशन सेम होंगे, मतलब इसके और इसके डायमेंशन सेम होंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट के भी डायमेंशन सेम होते हैं, लेफ्ट और राइट के भी डायमेंशन सेम होते हैं, तो इन तीनों के ही सेम होंगे आपस में, एफ ए सी, तीनों के ही सेम होने वाले हैं, क्योंकि दो चीजें ऐड तब हो सकती हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के भी सेम होते हैं, इसका मतलब एफ ए सी सबके सेम होंगे। एफ है अगर फोर्स तो ए भी आ जाएगा फोर्स, और सी भी आ जाएगा फोर्स, mlt-2। समझ गए। एक और चीज तुम्हें बताना चाहेंगे, उससे पहले इस कोस साइन को थोड़ा वापस ले आते हैं, रिवाइव कर देते हैं। हाँ, कॉस के अंदर है बी एक्स, तो एक्स के अगर है एल तो बी के क्या होने चाहिए, l-1, तो बी भी आ गया, और डी के क्या होने चाहिए, t-1, डी भी आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब जो मैं मेन बात बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर हम कभी भी टाइम में टाइम ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स टाइम, नहीं 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 नहीं, हम यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट्स का मतलब होता है अगर मैं डायमेंशन टी में डायमेंशन टी ही ऐड कर दूं तो आंसर कितना आता है, टी ही आता है, जो मर्जी आता हो, होगा वो टाइम ही। 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड 4 सेकंड होते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं सेकंड और सेकंड में जब ऐड कर दोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, सेकंड में ही तो मिलेगा, जो भी मिलेगा, चाहे वो 4 सेकंड हो या कुछ भी हो, है तो सेकंड। ऐसे ही टाइम माइनस टाइम कितना होता है, 0, नहीं नहीं, टाइम माइनस टाइम टाइम ही होता है। इतनी सी बात याद रखनी थी हमें। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा के करके देखते हैं। ये बनेगा x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी डिवाइड बाई डी प्लस टी। बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ये है अपने पास, और करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पे चलते हैं नीचे, ये d प्लस टी, टी क्या है टाइम, x क्या है पोजीशन, क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन d और t तब प्लस हो सकते थे जब दोनों के सेम डायमेंशन हो, इसका मतलब पक्का ये जो d है ये भी टाइम ही होगा, क्योंकि टाइम में टाइम ही ऐड कर सकते हैं, और बताना तेरा टाइम प्लस टाइम कितना होता है, टाइम ही होता है ना, है ना, अब तो समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब है टाइम में टाइम ऐड करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, टाइम ही आएगा। ध्यान रखनी है इस बात को। बढ़िया, हमें डी के तो एटलीस्ट मिल गए। अब क्या करना है, ये क्वांटिटी इसमें ऐड हो सकती, ये तीनों क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती हैं जब इनके डायमेंशंस बराबर हों, किसके, लेफ्ट साइड के, और आपस में भी। कोई भी क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके आपस में डायमेंशंस सेम हो, और लेफ्ट और राइट के तो होते ही सेम है। इसका मतलब ए टी के डायमेंशन सेम होंगे जो लेफ्ट साइड में है विच इज एल, और बी टी स्क्वायर के डायमेंशन सेम होंगे जो एक्स के हैं, मतलब कंबाइन, और सी टी डिवाइड बाय डी प्लस टी, डी के थे टाइम, टाइम में टाइम ऐड करा, आंसर आया टाइम, वो भी एल के बराबर ही होंगे। इनको सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू आ जाएगी एल बाय टी,
विच इज एल टी माइनस वन। बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से बी इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर विच इज एल टी माइनस टू, और सी में टी से टी गया तो सी बचा एल। खत्म, इतना ही था, यही था हमारे पास। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर एक बार ध्यान से सोचो तो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ए माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, नीचे दिया हुआ बी रूट टी। अब बताओ जरा इसके डायमेंशन, किसी ने चैलेंज दे दिया तुम्हें तो भाई हम नहीं घबराते हैं। अब दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट कब हो सकती हैं? एक्स क्या है? पोजीशन। दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट तब हो सकती हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो। अगर एक्स स्क्वायर के डायमेंशन है एल स्क्वायर तो ए के क्या होंगे? एल स्क्वायर ही होंगे। तो ए इक्वल टू एल स्क्वायर फ्री में मिल गया हमें रूल्स के कारण। और एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कितना होता है? एल स्क्वायर ही तो होता है ना? तो इसका मतलब प्रेशर के रखते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू, जो कि याद करने पड़ेंगे, डिराइव करने पड़ेंगे। ए माइनस एक्स स्क्वायर के कंबाइन क्या आ जाएंगे? एल स्क्वायर, क्योंकि ए के एल स्क्वायर है और एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही होता है। बी रूट टी का मतलब बताया था टी की पावर वन बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में बी निकालना है, ऊपर आएगा एल की पावर टू, नीचे आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू और टी की पावर वन बाय टू। तो इसको न्यूमिरेटर में भेजना चाहेंगे, सारी पावर जो है उनके साइन बदल जाएंगे, एल की पावर माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन, तो थ्री। और टी की पावर को नीचे ही पहले सॉल्व कर लो, तो माइनस टू और प्लस हाफ कितना होता है? माइनस टू, अरे अरे अरे, माइनस टू प्लस हाफ कितना होता है? माइनस थ्री बाई टू, तो ऊपर जाके प्लस थ्री बाई टू। खत्म, इतना ही था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसको हम अब निपटा सकते हैं। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में ये होता है कि जो हम ये अभी तक फॉर्मूलाज वगैरह डिराइव कर रहे थे ना, ये वाला, ये सिर्फ तीन ही क्वांटिटीज के लिए है, तीन से ज्यादा आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एडिशन नहीं आ सकता, हम कांस्टेंट नहीं पता कर सकते। मतलब अगर कोई ऐसी इक्वेशन हमें डिराइव करनी पड़ गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसी, हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। प्लस वाली चीजें नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई वाली चीजें हम डिराइव कर सकते हैं। हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं ढूंढ सकते हैं, जो k कांस्टेंट है ना, k का k ही रहेगा एंड में भी, ये इसकी लिमिटेशन है। बट फिर भी काफी हद तक हमें फायदा होता है इससे। आई होप यहां तक समझ आया हो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एरर्स। अब एरर में हमारे पास कई सारे टाइप के एरर होते हैं। मेनली जो हम पढ़ना चाहेंगे वो हमारे पास, एरर्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। विच वॉज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं इसके रूल्स को लिखवाने तो नहीं वाला हूं, क्योंकि हम टाइम सेव करने वाले एक रिवीजन लेक्चर है। सिंपल इसके एग्जांपल से ही बता देता हूं। अगर 0.00020 ऐसा दिया हुआ है, या 2000 दिया हुआ है, या फिर 0.20020 ऐसा दिया हुआ है, 2.0 इंटू 10 की पावर 5 दिया हुआ है, या फिर हमें 202 दिया है, या फिर हमें 2.0 ऐसा दिया हुआ है। हाँ ये ठीक है, इतने एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। अगर मान लो हम कभी भी किसी नंबर को देखें, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें देखना होता है, कितने काम के नंबर्स हैं वो अगर हमें कभी भी देखना होता है। पहले इस एग्जांपल पे चलते हैं, 2000 पे। जैसे ये है हमारे पास 2000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिर्फ एक ही है हमारे पास। कैसे पता लगा हमें? जब भी हमारे पास अगर डेसिमल ना हो, इससे भी पहले अगर मैं कभी लिख दूं 224, जितने भी नॉन जीरो होते हैं ना डिजिट्स, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। 224 में कितने डिजिट है? 1 2 3। जो नॉन जीरो है, जिसमें जीरो नहीं आ रहा, वो सारे ही सिग्निफिकेंट है, तो इसमें तीन आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें जीरोस दिखाई थी तो एकदम दिमाग में चमकना चाहिए कि कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा हमें। तो ये जो 2000 है, इसमें बाद वाली जीरोस जो है वो काउंट नहीं होती है, पहले वाली जीरो भी काउंट नहीं होती। जब तक डेसिमल नहीं आ रहा ना, तो जिंदगी एकदम बड़ी। अगर मैंने 2001 लिख दिया होता तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोस आएंगी तो वो सिग्निफिकेंट है। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं टोटल। लेकिन अगर मैं 0 0 1 0 लिखता तो कितने हैं? एक ही है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, ना आगे वाली काउंट होती है ना पीछे वाली काउंट होती है। लेकिन अगर मैं लिखता 0 1 0 1, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये तो काउंट नहीं होगी। लेकिन जो नॉन जीरो के बीच में होती है, 1 1 के जो बीच में जीरो फंसी हुई है, हाँ वो काउंट हो जाएगी। तो तीन है इसमें, 1 0 1 0 तीन है इसमें, जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होते हैं वो काउंट होगी।
इस पे आना चाहेंगे। जब भी हमारे पास 0.00020 ऐसा कुछ दिया हो तो एक चीज ध्यान रखेंगे, डेसिमल में राइट साइड वाली जीरोस काउंट होती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, नॉन जीरो नंबर के राइट साइड वाली जीरोस काउंट होती हैं। मतलब 20, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन ये सारे के सारे काउंट नहीं होंगे। ये काउंट तब होंगे अगर ये राइट साइड पे होती किसी नॉन जीरो नंबर के। अगर ये होता ना, हाँ, अब इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.001020, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट साइड वाली जीरोस काउंट होती हैं। मतलब जीरोस के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो इसमें 4 हैं। अगर मैं इसके आगे एक और लगाता तो 5 है। अब काउंट होती रहेंगी, ठीक है। जैसे इसमें अब गैस कर सकते हो कितने होंगे। राइट साइड में जितनी जीरो, नॉन जीरो नंबर के जितनी भी राइट साइड में, वो सारी काउंट होगी, तो 5 है इसमें। लेफ्ट साइड वाली काउंट नहीं होगी। लेफ्ट साइड वाली तभी काउंट होगी जब इसके भी लेफ्ट में कोई नंबर होगा। अगर हमेशा राइट साइड में डेसिमल आने में सारी के सारा पंगा होता है हमारे पास, जब भी डेसिमल आ जाए तो अगर एक नॉन जीरो नंबर है उसके राइट में कोई जीरो पड़ी हुई है तो वो काउंट होगा। डेसिमल की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर 10 लिखा होता तब राइट में पड़ी है, कोई काउंट नहीं होने वाला, तब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। एक बार फिर से 10.0, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 100 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 10.000 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.0001 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर मैं इसके आगे एक और जीरो लगा दूं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि राइट में मैं बना रहा हूं जीरो, लेफ्ट वाली काउंट नहीं होंगी। लेफ्ट वाली काउंट तब होंगी अगर मैं यहां भी 1 लगा देता। अगर मैंने यहां 1 लगा दिया तो हाँ, इस बार काउंट होने वाली है। अब हमारे पास 7 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ऐसे ही जो मैंने बताया है एक बार ब्रीफली, अगर उसको एक बार पढ़ लोगे और भी एग्जांपल्स के साथ बुक में से, कवर हो जाएगा। एक हमारे पास कभी कभी वर्ड आता है व्हाट वी कॉल राउंडिंग ऑफ, या राउंड ऑफ, या राउंडिंग ऑफ, जो भी बोल सकते हो उसको। अगर इसमें भी फिर से मैं रूल्स लिखवाने नहीं वाला हूं, जस्ट बताने वाला हूं। 2.56 कभी भी लिखा हो, हमें इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो क्या करें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हमारे पास आ जाएगा 2 अगर कभी भी लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है तो पिछले वाले को, जस्ट उससे पहले वाले नंबर को एक बढ़ा दो, तो 2.6 हो जाएगा। अगर 2.46 होता, 5 से छोटा होता नंबर, सॉरी, एक मिनट, 2.54, अगर ये 5 से छोटा है नंबर तो उसको सेम रहने दो। इसका मतलब है 10.8 लिखूं तो ये बन जाएगा 11.0। सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रहने चाहिए। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिड्यूस करने को कहा है तो ये 11 बन जाएगा, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही करते हैं। 10.1 लिखा हो तो ये 10 ही रहेगा। अगर हमारे को 8.56 दिया हुआ है तो वो 8.6 बन जाएगा, लेकिन 8.54 दिया है तो वो 8.5 ही रहेगा। अगर 2.55 आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो इवन ओड वाला केस चलता है, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। अगर दिया हुआ है 5.65, अगर इसके आगे इवन नंबर लिखा है ऐसे ही छोड़ दो, 5.6। अगर यहां 5 आ गया तो 5 से बड़ा होगा तो पिछले वाला बढ़ जाएगा, 5 से छोटा होगा तो पिछले वाला सेम रहेगा। 5.45 दिया हो तो तब भी सेम रहेगा, लेकिन 5.35 हो तो एक बढ़ा दो, 5.75 हो तो एक बढ़ा दो। ओड वाले में बढ़ा दो, मतलब इसके आगे ओड लगा तो बढ़ा दो, वरना ना बढ़ा। जब भी 5 की बात होगी, 5 से बड़ा नंबर है तो फिर तो मैंने रूल बता ही दिए। अगर 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9 है तो पिछले वाले नंबर को एक बढ़ा दिया करो। 5 से छोटा है तो ये 5 ही आ गया तो फिर ये वाले रूल लगेंगे, ठीक है। तो ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में। अब हम आ सकते हैं फाइनली एरर्स के बारे में। एक और बात, अगर कभी भी हमारे पास ऐसा नंबर दिया हो 2.000 और 5.001, बढ़िया एग्जाम्पल नहीं था। अगर हमें कोई भी नंबर को माइनस करने के लिए दिया हुआ है तो माइनस करने के लिए एक बात याद रखा करो। अगर हमें फॉर एग्जांपल ऐसा दे दिया कि एक साइड दी हुई है क्यूब की 0.30 और कहा है वॉल्यूम निकाल लो क्यूब का, जब तुम इसको वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे फिर तो, है ना। बहुत सारे फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, लेकिन हमें हमेशा कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही रिड्यूस करना होता है। इसमें बताना कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2।
3 और 0, ये बाद वाली 0 काउंट होती है, राइट वाली 0 काउंट होती है। इसका मतलब जो भी फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अगर हमें कोई भी चीज, कोई भी दे रखा, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस दे दी, एक एक स्फीयर की रेडियस दे दी 5.67, और कहा है उसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और कहा है कि भाई वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। जो भी आंसर आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 1 2 3। अगर मान लो 15 डिजिट्स आ रहे हैं तो मैं राउंड ऑफ करते 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 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना होगा। राउंड ऑफ करना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, ठीक है। सो ये था हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अभी इसमें एरर वाला पार्ट रह रहा है, इसमें इंस्ट्रूमेंट रह रहा है, जिसको हम सेपरेट में लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो में नहीं बनाना चाहता हूँ, अंडर 1 आवर रखना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। एरर का अलग पार्ट लाने वाले हैं और उसके साथ इंस्ट्रूमेंटल लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ऐसे ही रिवाइज करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।